अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं P1 का पहला चैप्टर विच इज़ क्वाड्रेटिक्स और इसका पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं विच इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसका ताल्लुक ओ लेवल्स अलजेब्रा के साथ है। ओ लेवल्स अलजेब्रा में आपने ये पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है y इज़ इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये आपकी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। हमने ये सीखना है कि हमने इस फॉर्म से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म जो होती है उसकी जनरल फॉर्म होती है दैट इज़ y इज़ इक्वल्स टू a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। ठीक है, सो वी हैव टू स्टडी कि यार इस फॉर्म से इस फॉर्म में आपने कैसे जाना है। ठीक है, अब इस फॉर्म से कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में जाने के लिए जब आप कन्वर्जन्स करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहले हम वो स्टेप्स लिख लेते हैं और स्टेप्स लिखने के बाद फिर हम इंशाल्लाह कुछ एग्जांपल्स करेंगे। सो स्टेप्स नंबर 1, पहला स्टेप हमेशा ये होता है द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी +1। सेकेंड स्टेप ये होता है वी हाफ द कोएफिशिएंट of x and we add and subtract its square। ठीक है, अभी सारे स्टेप्स में एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। नंबर 3, the first 3 terms will be converted into, या तो ये वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं a प्लस बी स्क्वायर में, या ये कन्वर्ट हो जाती हैं a माइनस बी होल स्क्वायर के अंदर। ठीक है, एंड द लास्ट स्टेप देन बी सिंप्लीफाई। ठीक है, अच्छा अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट एग्जांपल, मेरे पास एक इक्वेशन है y इज़ इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 13। इसको मुझे लेके जाना है जी y इज़ इक्वल्स टू a ब्रैकेट x माइनस b होल स्क्वायर प्लस c की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब ये करते कैसे? व्हाट वी डू इज़ इफ़ यू लुक एट द फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो 1 होना चाहिए। यहाँ पे मेरे पास जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट क्या है? 2 है, तो मुझे यहाँ पे 1 लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, मुझे इस 2 को ख़त्म करना है, तो आप 2 कॉमन ले लें। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से एडवाइस करता हूँ कि यार हमेशा फर्स्ट 2 टर्म्स में कॉमन लिया करें। तो यहाँ पर 6x आ जाएगा एंड प्लस 13। सो देयर वी गो, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है? वी हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इट्स स्क्वायर। ठीक है, x के साथ यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस, तो जो 6 का हाफ कितना होता है? 3, तो उसके स्क्वायर को एक दफ़ा प्लस किया, एक दफ़ा माइनस किया। ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज, और बाकी सब कुछ ऐसे लिख दिया। तो ये हमारा स्टेप नंबर 2 आ गया। ठीक है, थर्ड स्टेप, द फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी कन्वर्टेड इनटू द आइडेंटिटी। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं यार, ये वाली जो फर्स्ट 3 टर्म्स जो मैंने हाईलाइट की हैं, इनको आपने आइडेंटिटी में लेके जाना होता है। अब मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट समझा दूँ। हमने ओ लेवल्स में सीखा था कि a प्लस बी होल स्क्वायर जो होता है उसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये सीखना है अब कि हमने यहाँ से वापस कैसे जाना है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी आपने वापस जाना होता है तो जो 3 टर्म्स होती हैं उन्होंने वापस 2 टर्म्स में कन्वर्ट होना होता है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म स्क्वायर होगी, और बीच वाली साइन जो टर्म 2ab है उसका साइन बड़ा मैटर करता है। अगर 2ab के साथ प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, अगर 2ab के साथ माइनस होगा तो पीछे माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आप करते कैसे हैं,
तो y इज़ इक्वल्स टू, अब आप नोटिस करें यहाँ पे जो मेरे पास थ्री टर्म्स, दिस इज़ ए स्क्वायर टेक्निकली, दिस इज़ 2ab एंड दिस इज़ बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये 2ab वाली टर्म है, इसके बीच में इनके साथ क्या साइन है, माइनस का साइन है। सो व्हाट वी डू इज़ हम ब्रैकेट का होल स्क्वायर लगाते हैं और बीच में माइनस का साइन लगा देंगे, क्योंकि हमारे पास जो मिडिल टर्म थी उसके साथ माइनस का साइन था। अब इफ़ वी मेक कंपैरिजन्स अगेन, ये ए स्क्वायर था, ये बी स्क्वायर था और ये 2ab का आंसर, तो ए हमारे पास x है और बी आपके पास 3 है, ठीक है। तो ये बेसिकली x माइनस 3 का होल स्क्वायर में पहली तीनों टर्म्स कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। ये जो पहली 3 टर्म्स है ये कन्वर्ट हो गई इसके अंदर। इसके बाद आगे सिंप्लीफिकेशन करनी है, -3 का स्क्वायर 9 ऐसे आ जाएगा एंड +13 एंड इफ द लास्ट स्टेप, अगर मैं ब्रैकेट्स को ओपन करूँ, 2 ब्रैकेट x माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 को जब आप -9 से मल्टीप्लाई करते हैं इट बिकम्स -18 +13, सो द फाइनल आंसर इज़ 2 ब्रैकेट x माइनस 3 होल स्क्वायर -5। तो ये मेरी कंप्लीटिंग स्क्वायर की फाइनल फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम एट द सेम टाइम प्लस और माइनस क्यों करते हैं। इसके 2-3 लॉजिक्स हैं। एक लॉजिक तो ये है कि हम किसी भी इक्वेशन में खुद से चेंजेस नहीं कर सकते। अगर तो चेंजेस करनी है तो इस तरह करनी होती है कि ओवरऑल इम्पैक्ट इक्वेशन पे कोई फ़र्क ना पड़े, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ज़ीरो हो। तो टेक्निकली ये जो +3 स्क्वायर और -3 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं ना, तो हम अगर हमने कोई चेंजेस करनी भी है तो इस तरह करनी है कि देखिए हम प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं, ताकि उसका ओवरऑल इम्पैक्ट ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब मैंने यहाँ पे स्टेप 2 लिखा था, हमने लिखा था पहले वी ऐड एंड देन वी सबट्रैक्ट द स्क्वायर। ये पहले स्क्वायर प्लस क्यों होता है, पहले माइनस क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी दोनों आइडेंटिटीज़ होती हैं उसको जब ओपन करें तो या तो लिखा आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों केसेस में जो आपकी थर्ड टर्म्स है वो प्लस बी स्क्वायर होती हैं, इसीलिए हमेशा हम पहले प्लस करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो होगी हमारी पहली एग्जांपल। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10, ठीक है। मैंने इसको कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में। सो अगेन द फर्स्ट स्टेप शुड बी कि एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। आई विल टेक 3 इज़ कॉमन, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा प्लस 10, ठीक है। तो अब हमारे पास जो x का कोएफिशिएंट है दैट इज़ 2 का हाफ कितना होता है बच्चों, 1 ना, तो +1 स्क्वायर और -1 स्क्वायर, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज और 10 ऐसे ही आ गया। देन जो हमारे पास जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये वाली, ठीक है। अब आपने क्या करना, ऐसे ब्रैकेट लगाई, बीच में होल स्क्वायर लिख दिया। यू ऑब्जर्व्ड कि जो सेंटर वाली टर्म होती है 2ab, इसके साथ यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का, ठीक है। तो इधर बीच में प्लस आ जाएगा। तो a आपका x है, b आपका 1 है और -1 का स्क्वायर इज़ -1 प्लस 10 एंड इफ़ यू सिंप्लीफाई, ये 3 इंटू -1 इज़ -3 प्लस 10, सो द फाइनल आंसर शुड बी y इज़ इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 होगी। इसी तरह एक एग्जाम्पल नंबर 3 भी आई थी, पास पेपर्स का ही सवाल है। इट वाज लाइक दिस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना था कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म के अंदर। अब इसके अंदर मैं अगर इसको रीअरेंज करता हूँ, दिस बिकम्स -x स्क्वायर प्लस 6x। पहले तो मैंने इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में अरेंज किया कि स्क्वायर की टर्म पहले आ गई, ठीक हो गया। अब देखा जाए तो हमारा जो पहला स्टेप था उसमें लिखा था कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो -1 है, तो मुझे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। सो आई हैव टू टेक -1 एज कॉमन, दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 6x, ये ऐसे हो गया। अब सेकंड स्टेप के मुताबिक जो भी x का कोएफिशिएंट होता है, इस केस में 6 है, उसको हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को प्लस और माइनस करते हैं। ये कर दिया हमने। फिर हमारे पास दोबारा जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ठीक है, उनको आपने वापस लेके जाना है आइडेंटिटी में। तो आपने ऐसे लगाया, बीच में स्क्वायर लिखा
और माइनस का साइन लगा दिया बिकॉज यहाँ पे मेरे पास जो दरमियान वाली टर्म है 2ab इसके साथ माइनस का साइन है। तो अब मेरे पास a कितना हो गया, a इज़ योर x, b इज़ योर 3 एंड -9। सो द फाइनल आंसर शुड बी व्हेन यू ओपन द ब्रैकेट्स, इसमें -1 को मल्टीप्लाई करेंगे x - 3 होल स्क्वायर एंड +9। तो ये आपकी 3 एग्जांपल्स होंगी जिससे आपका क्वाड्रेटिक्स का जो कंप्लीट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ आती है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं, देयर इज़ अ स्पेशल केस एज वेल, जिसके बाद आपका ये पहला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर ये जो कंप्लीट स्क्वायर क्वेश्चंस होते हैं 2 नंबर के होते हैं। एक स्पेशल केस होता है जिसके मैं 2 एग्जांपल्स कराऊंगा। ठीक है, उसमें क्या करना होता है मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। एक्सप्रेस 9x² - 6x - 3 in the form of ax - b होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, अच्छा 3 नंबर का सवाल है। अब ये स्पेशल केस क्यों है? इफ़ यू ऑब्जर्व केयरफुली, जो हमने पहले किया था कंप्लीट स्क्वायर की जनरल फॉर्म, उसमें जो a था वो ब्रैकेट के बाहर था, यहाँ पे a अंदर चला गया। ठीक है, तो आपका 90% जो काम है वही रहेगा। इसमें लास्ट स्टेप में चीज़ करनी होती है, पहले हम 90% अपना काम वही करते हैं जो हम पहले करते आ रहे हैं। ठीक है, वो क्या था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अभी यहाँ पे 9 है तो आई टेक 9 एज कॉमन। एक्स स्क्वायर यहाँ पे अगर आप 6 को 9 से डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स 2/3x -3 ऐसे ही आ जाएगा। हमारा सेकंड स्टेप क्या था, जो भी x के साथ होता है कोफिशिएंट उसको हाफ़ करते हैं। 2/3 का हाफ़ होता है मेरे पास 1/3, तो 1/3 का हाफ़ जब उसके स्क्वायर को प्लस भी किया और माइनस भी किया। ठीक है, और -3 एज इट इज़। नाउ द फर्स्ट 3 टर्म्स विल बी कन्वर्टेड इनटू आइडेंटिटी, x - 1/3 का होल स्क्वायर, आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा, -1/9 हो जाएगा -3, और 9 को जब सिंप्लीफाई करेंगे, पहले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, 9 को जब 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा -3, और 9 इंटू x - 1/3 होल स्क्वायर -4। ये तो मेरा नॉर्मल हो गया कंप्लीट स्क्वायर जो हम पहले भी करते आ रहे थे। अब फ़र्क ये है कि मुझे इस 9 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से इंडिसेस के लॉज लगते हैं। वो क्या होता है, 9 बेसिकली क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दूँ कि आपने ओ लेवल्स में ये चीज़ पढ़ी हुई है कि जब आप ऐसे लिखते हैं a² इंटू b², तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ab का होल स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ पे 3 का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये 3 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो जब आप 3 को अंदर लेके जाएंगे, ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, इट बिकम्स 3x - 1 का होल स्क्वायर -4। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब भी आपको स्पेशल केस आएगा, व्हेनेवर यू सी ए स्पेशल केस जिसमें ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ गई होगी, ठीक है, तो मैं साइड पे नोट लिख रहा हूँ यहाँ पे, इनफैक्ट मैं नीचे लिख देता हूँ, चलिए इधर लिख देते हैं। ठीक है, इस केस में हमेशा क्या होगा, ये जो ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है, ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर लो, जो ब्रैकेट के बाहर होगा नंबर, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ यहाँ पे, ये वाला नंबर जो है ये, ठीक है, दिस नंबर will always be a perfect square। ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर होगा बच्चों, क्योंकि जब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इसका जैसे 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो आप 3 को ब्रैकेट के अंदर लेके लास्ट स्टेप में आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया था। अगर 4 होता तो 4 किसका स्क्वायर होता, 2 का, तो इसी तरह आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक हो गया, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इस तरह की एक एग्जांपल और कर लेते हैं और हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 है वो ख़त्म हो जाएगा।
एग्जाम्पल नंबर बी, express 4x square plus 20x plus 32 in the form of ax plus b whole square plus c. Again 3 marks का आएगा ये, तो डेफिनेटली you'll be taking 4 as common. यहाँ पे आएगा ना 5x, ठीक है. अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 5 का हाफ कितना होता है? 5/2, तो उसके स्क्वायर को आप प्लस भी कर सकते हैं और साथ माइनस करेंगे और 32 बाहर आ जाएगा. ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये चली जाएंगी x प्लस 5/2 के होल स्क्वायर में, ठीक है बच्चों. और 5 का स्क्वायर इज़ 25/4, 5/2 का प्लस 32. जब आप 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ना x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर. 4 को जब 25/4 से मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट 25 प्लस 32. सो जो हमारा नॉर्मल कंप्लीट स्क्वायर का मेथड था उसके मुताबिक इसका आंसर आना चाहिए था ये वाला. लेकिन यहाँ पे अब वही बात है, अभी मैंने बताया कि ये 4 जो बाहर नंबर होगा परफेक्ट स्क्वायर होता है. 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, ठीक है. तो उस 2 को आप ब्रैकेट के अंदर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे. तो जब 2 मल्टीप्लाई होगा दिस विल बिकम 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 7. सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर. सो ये हमारा यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया कंप्लीट स्क्वायर का. सो सेकंड कॉन्सेप्ट इज साइमल्टेनियस इक्वेशंस. तो साइमल्टेनियस इक्वेशंस ओ लेवल्स में आपने पढ़ी थी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, ठीक है. अब यहाँ पे लीनियर भी आ सकती हैं और एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक भी हो सकती है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो कि मैं नोट में लिखवा रहा हूँ यहाँ पे कि आपको अच्छी तरह पता है कि ओ लेवल से कि जब भी आप दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं तो वो हमें क्या मिलता है? साइमल्टेनियस इक्वेशन से वी ऑलवेज गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, चाहे वो 2 लाइंस हो या एक लाइन हो या कर्व हो, ठीक है. सो सॉल्विंग equations simultaneously will give us the point of intersection of, डिपेंड करता है क्वेश्चन में, या तो 2 लाइंस है या लाइन एंड कर्व, ठीक है. अब ज़्यादातर ए लेवल्स में आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पे ए लेवल्स के अंदर 1 लाइन एंड 1 कर्व मिलेगी. 1 लाइन एंड 1 कर्व, ठीक है. तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप क्या यूज़ करें? यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है. इसकी हम 2 एग्जांपल्स करते हैं तो आगे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. सो स्टार्टिंग ऑफ विद एग्जांपल नंबर 1, ठीक है. y प्लस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक ये इक्वेशन है. एक है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1. आप सबको पता है कि ये कर्व है और ये वाली एक लाइन है. रीज़न कि इसमें y और x की पावर 1 है, जिसमें x की पावर स्क्वायर हो जाए तो ये कर्व हो जाती है. ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर क्या करना है आपने? सब्स्टिट्यूशन में क्या करना होता है? सब्जेक्ट बना के दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आप, ठीक है. ये करना होता है. तो आप इसमें जब पुट करेंगे, y सब्जेक्ट बना हुआ है, तो अगर इसमें से y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये बनता है एक्स स्क्वायर माइनस 4, और इधर y से रिप्लेस करेंगे, इधर आ जाएगा 2x माइनस 1. अच्छा, सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जब भी आपने इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो विच एवर मेथड यू विल बी यूजिंग, आइदर यू यूज़ मिड टर्म ब्रेक और क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपने वो मेथड की वर्किंग पूरी दिखानी है, ठीक है. कुछ लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर से शॉर्टकट्स निकाल लेते हैं. ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है. आपने लाजमी हमेशा वर्किंग पूरी दिखानी है. तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक यूज़ कर लेता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. यूल टेक एक्स एज कॉमन, एक्स माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लिया और x माइनस 3. यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2 आंसर आएंगे, 3
और -1। तो इसके मुताबिक आपको y के आंसर्स भी चाहिए। इसको उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल लें, चाहे आप इन दोनों आंसर्स को यहाँ के स्ट्रेट लाइन में डाल लें तो आपका y निकल आएगा। जब इसमें आप 3 डालेंगे सो y इज़ इक्वल्स टू 2 × 3 - 1, तो y 5 आएगा। 3 पे आंसर 5 आता है। और जब आप -1 डालेंगे 2 × -1 -1, द आंसर इज़ -3। तो 3 पे आंसर 5 आया था, -1 पे आंसर आया था -3। तो ये मेरे आंसर्स आ गए जी। इसका जनरल मतलब क्या होता है, ये जो मैंने भी किया है, ज़ाहिर बात है क्वाड्रेटिक कर्व है। इसका मतलब कि ये क्वाड्रेटिक कर्व अगर एक रफ सी में बनाऊँ और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो जब ये जो 2 पॉइंट्स पर काटेंगे ना, उनके कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक के होंगे 3 और 5 पॉइंट होगा, एक होगा -1 और -3। तो ये मतलब होता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। विल डू वन मोर एग्जांपल, उसके बाद फिर हम थर्ड कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अपने, जिसमें यही साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूज़ होंगी। सो एग्जांपल नंबर 2, x + 4y = 6 एक लाइन की इक्वेशन है, और दूसरा x² + 2xy = 8। अच्छा, अब यहाँ से आपकी मर्ज़ी है, जिस मर्ज़ी को सब्जेक्ट बनाए। मैं यहाँ से x को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। दिस इज़ 6 - 4y, इसको यहाँ डाल दें। तो जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6 - 4y का होल स्क्वायर + 2 × 6 - 4y × y = 8। जब इसको खोलेंगे आप, सो दिस इज़ 6 का स्क्वायर 36 - 2ab, 2 × 6 is 12 × 4 is 48y + 16y² + 12 - 8y to y = 8। ठीक है, ओपन करें ब्रैकेट्स को, 48y + 16y² + 12y - 8y² = 28। Simplify the equation, 16y² - 8y² is 8y² -48 आपका आता है -48 + 12 is -36y। और अगर आप 28 को यहाँ लेके आते हैं तो ये 36 के साथ ये बनता है 36 - 28 इज़ बेसिकली, चेक करो मैंने कुछ यहाँ पे गलती तो नहीं की। नहीं, सॉरी, दिस इज़ नॉट 28, दिस इज़ 8। यस, 36 - 8 इज़ 28। सो +28 = 0। ठीक है, 4 कॉमन ले लें आप। यू विल टेक 4 as कॉमन, सबको 4 से डिवाइड कर देना। सो दिस बिकम्स 2y² - 9y + 7 = 0। अगेन इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप मिड टर्म ब्रेक कर रहे हैं या मिड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो आपने वर्किंग पूरी शो करनी है। मैं यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ। सो दिस बिकम्स 2y² - 2y - 7y + 7 = 0। टेक 2y as कॉमन, यहाँ आएगा y -1 - 7 कॉमन लें, y -1 = 0। एक आंसर y का आएगा 1, एक आएगा 7/2। ठीक है, और इनको जब आप यूज़ करेंगे तो y जब 1 डालेंगे किसी भी इक्वेशन में तो x का आंसर आएगा 2। आप डाल के चेक भी कर सकते हैं। जब आप 7/2 डालेंगे तो x का आंसर आएगा -8। तो ये आपके आंसर्स आ गए साइमल्टेनियस इक्वेशंस के। तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज़ डन। ओके जी, मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 3 विच इज़ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये मैं आपको 2 एग्जांपल से समझाऊंगा। इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। इसको बस आइडेंटिफाई करने में एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको पॉइंट आउट करता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपने इक्वेशन इसको सॉल्व करना है 4x की पावर 4 - 36 7x² + 9 = 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है, आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप देखें, आप लोगों ने ओ लेवल से लेके अभी तक सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। ठीक है, यहाँ पे तो ये पावर 4 हो गई है। तो याद रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी इस तरह की पावर्स दी होंगी जो नॉर्मल से ज़रा डिफरेंट होंगी, तो उसमें हमेशा पावर एक दूसरे का डबल होती हैं।
जिस तरह ये स्क्वायर है ये 4 है, अगर पावर 3 हो तो 7 6 होगा, हमेशा डबल होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको साइड पे एक नोट में लिखवा रहा हूँ जिससे आपको याद भी रहेगा और आप देखते साथ आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे। याद रखिएगा कि पावर्स ऑफ द वेरिएबल will always be double of each other, ठीक है। क्योंकि हमने सीखा हुआ है बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो हमने ना इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो अब कैसे करेंगे, इसका तरीका ये होता है कि जो भी छोटी पावर है, जिस तरह यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, उसको आप क्या अज्यूम कर लो, उसको आप इसको ए अज्यूम कर लो। तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसको ए अज्यूम करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a स्क्वायर माइनस 37a प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक, तो इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 36a माइनस a प्लस 9 इक्वल टू 0। यू टेक 4a एज कॉमन, a माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेने a माइनस 9 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों a के दो आंसर आएंगे, एक आएगा 9, एक आएगा 1/4। अब क्योंकि मेरे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें वेरिएबल तो x था, मुझे तो x के आंसर्स चाहिए, तो a आया। तो जो मैंने अजम्पशन की हुई थी अब मैं उसको यहाँ पे यूज़ करूँगा। कैसे, एक्स स्क्वायर मेरे पास a था ना, तो आई कैन से दैट यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर या तो 9 है या एक्स स्क्वायर कितना है 1/4। तो इफ़ आई टेक दी अंडर रूट तो दो आंसर आ जाएंगे प्लस माइनस 3, ठीक है, और प्लस माइनस 1/2। सो दैट इज़ हाउ यू सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जिसके अंदर आपने इस तरह अजम्पशंस करके पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना होता है और उसके बाद फिर आपने सिंप्लीफाई करके आंसर्स निकालने होते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसकी मैं दो एग्जांपल्स और करवाता हूँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं जी, ठीक है। अच्छा, एक इसमें एग्जांपल में एक डिफरेंट बात यह है कि पावर्स फ्रैक्शन में, तो ऐसे भी हो सकता है -4x की पावर 1/2 -12 इक्वल टू 0। सो इफ़ आई हाईलाइट द वेरिएबल्स, आप नोटिस करें जो पहले वाली मेरे पास है यहाँ पे x की पावर 1 है टेक्निकली, और इसमें पावर कितनी है 1/2। तो मैंने भी क्या बताया था आपको कि पावर एक दूसरे का डबल होती हैं। 1/2 0.5 का डबल क्या होता है 1, ठीक हो गया। तो मैंने भी क्या समझाया था कि जो भी छोटी पावर होती है बच्चों उसको आपने a ले लेना है। तो छोटी पावर यहाँ पे क्या है x की पावर 1/2, ठीक है, इसको आप a ले लें, ये आपने एज्यूम कर लिया। तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 12 इक्वल टू 0। a माइनस 6 एक फैक्टर आएगा, एक a प्लस 2 आएगा। सो एक आंसर 6 आएगा, एक आंसर -2 आएगा। अब अगर आप वापस जाते हैं एक्स के आंसर्स निकालने के लिए, तो जो मैंने अजम्पशन की थी, ठीक है, उसको यूज़ करें यहाँ पे। सो आई कैन से दैट एक्स की पावर 1/2 इक्वल्स टू आइदर 6 और एक्स की पावर 1/2 इक्वल्स टू -2। अब बताएं जो 1/2 होता है बेसिकली, आपको ने ओ लेवल से पढ़ा था कि एक्स की पावर 1/2 का मतलब टेक्निकली होता है अंडर रूट ऑफ एक्स, ये मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अंडर रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6। तो किसी भी अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ क्या लेते हैं, स्क्वायर्स लेते हैं ना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, स्क्वायर्स जब लेंगे तो एक आंसर क्या आ जाएगा 36, ठीक है, और एक आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये मेरे आंसर्स आ गए। एक काम आप ये कर लीजिएगा इन पे कि आप अपने ये दोनों आंसर्स है ना, इनको इक्वेशन में डाल के क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि कौन सी आंसर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं चेक करता हूँ, अगर 36 डालता हूँ, 36 -4
और अगर 36 का अंडर रूट लें यानी 36 की पावर 1/2 -12 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 36 माइनस 6 4 होता है 24 -12, तो ये आता है 0 इज इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई होता है। इसका मतलब ये आंसर करेक्ट है मेरा। दूसरा आंसर डाल के चेक करते हैं 4, सो 4 - 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 -12 इक्वल टू 0, तो 4 -8 -12 इक्वल टू 0, ये तो आता है -12 इक्वल 0 विच इज़ इम्पॉसिबल, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा इट विल बी ओनली दिस, ये वाला आंसर इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट था, सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप ये सबको क्लियर हो गया। ओके जी, सो कॉन्सेप्ट 4 इज टर्निंग पॉइंट्स इन लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके लिए हम दोबारा यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। उसकी जनरल फॉर्म हमने कॉन्सेप्ट 1 में पढ़ी थी, विच वॉज y इक्वल्स टू a ब्रैकेट x माइनस h होल स्क्वायर प्लस k। ठीक है, इसके साथ हम थोड़े से स्केचेस भी सीखेंगे। अब यहाँ पे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, कुछ याद रखिएगा। जब भी कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद ब्रैकेट के बाहर ये जो a है, अगर ये पॉजिटिव होगा ना तो आपके पास एक स्माइली शेप कर्व बनेगा, जिसके लोअर पॉइंट को हम क्या कहते हैं, मिनिमम पॉइंट। अगर a नेगेटिव होगा तो सैड फेस बनेगा, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम पॉइंट। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे हम इसको लिख भी लेते हैं कि जब a आपका पॉजिटिव होगा तो एक स्माइली शेप कर्व बनेगा, जिसके लोअर पॉइंट को हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट। और जब भी a नेगेटिव होगा तो एक सैड फेस कर्व बनेगा, जिसके टॉप पॉइंट को बोलते हैं मैक्सिमम पॉइंट्स। ये जो टर्निंग पॉइंट्स होते हैं बच्चों, इसको ये आपके मिनिमम मैक्सिमम भी होते हैं, इसके 2-3 नाम और होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। टर्निंग पॉइंट्स को वर्टेक्स भी कहते हैं, मैक्सिमम मिनिमम तो मैंने बता दिया। इसके अलावा स्टेशनरी पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो टर्म है स्टेशनरी पॉइंट्स, ये ज़्यादातर आगे डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर में यूज़ होती है, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक, टर्निंग पॉइंट्स, वर्टेक्स, स्टेशनरी पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट, मिनिमम पॉइंट, सबका मतलब एक ही है। अब ये निकालते कैसे, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। इसको निकालते इस तरह कि जो आपकी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म होती है, ये आपको हेल्प करती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। कैसे, अभी देख लेते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है कि ये जो आपकी ब्रैकेट के बाहर जो ये नंबर होता है, दैट इज़ ऑलवेज़ योर वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमेशा। तो ये मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमेशा के होता है, जो भी आपका ब्रैकेट के बाहर लगा होता है। अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं बच्चों, कि आप क्या करते हो, जो भी आपका ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है यहाँ पे, इसको आप इक्वल्स टू 0 करते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, पुट x माइनस एच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x का आंसर क्या आता है, इस केस में h आता है, तो ये आपका टर्निंग पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा इस केस में, h करके। ठीक है, ये इस तरह। कुछ लोग इस तरह इसको शॉर्टकट मारने के लिए याद रख लेते हैं कि आप ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज करते हैं, लेकिन वो हर केस में पॉसिबल नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। ठीक हो गया, तो याद रखिएगा कि जब भी आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर से में कन्वर्ट करने के बाद इसके टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये जो बाहर वाला नंबर होगा दैट विल ऑलवेज बी योर वाई कोऑर्डिनेट, और जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है इसको आपने इक्वल टू 0 करना है, और जो भी आंसर आएगा वो आपका टर्निंग पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा हमेशा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप जो हैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स को कैसे निकाल सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और बिफोर आई मूव ऑन टू द एग्जांपल्स, लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री ज़ाहिर बात है एक वर्टिकल लाइन होती है इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी वर्टिकल लाइन होती है, ओ लेवल्स में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशन होती है वो x इक्वल समथिंग होती है। तो क्योंकि इन पॉइंट्स पे x का जो कोऑर्डिनेट है वो h है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल्स टू h। जो भी आपके टर्निंग पॉइंट की x कोऑर्डिनेट होता है वही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, सो लेट्स डू सम एग्जांपल्स नाउ। नंबर 1, ठीक है, जो हमने पहले की थी उन्हीं में से 2 एग्जांपल्स, 3 एग्जांपल्स उठा लेते हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट 1 में की थी एग्जांपल, और जब हमने इसकी कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म लिख ली थी तो वो थी आपके पास 2 ब्रैकेट x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 5।
अब मैं आपको थोड़ा सा स्केच करके बताता हूँ इसको, ठीक है। इट विल मेक थिंग्स क्लियर, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि आगे फंक्शंस के चैप्टर में स्केचेस बड़े काम आते हैं। तो पहली चीज़ आपने नोटिस करनी है बच्चों के, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब एक स्माइली फेस कर्व बनेगा। दूसरी चीज़ कि इसका जो मिनिमम पॉइंट होगा, बिकॉज स्माइली फेस है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अभी बताया था। ये जो ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर है ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, और ये जो अंदर वाली चीज़ है इसको इक्वल टू 0 करेंगे जब, तो एक्स का आंसर कितना आता है, 3 आता है। इसका मतलब हुआ कि मेरे मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 3 और -5। अब रफली स्केच करें, 3 और -5 इज समवेयर हेयर, ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जो भी ओरिजिनल इक्वेशन होती है ना, उसका ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज योर किसी भी ग्राफ का वाई इंटरसेप्ट। उसकी लॉजिक बेसिकली ये होती है, क्योंकि वाई एक्सिस पे x 0 होता है, अगर आप इसमें x 0 डालेंगे तो सिर्फ 13 ही बचेगा। तो ये इसका एक जनरल सा ग्राफ बन जाएगा ऐसे, ठीक है। एक ग्राफ सा स्माइली फेस का बन जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री की इक्वेशन अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, ये कहाँ से गुजरी है, एक्स को 3 पे काट रही है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी x = 3, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट एग्जाम्पल। एक और ज़रा सैड फेस की कर लेते हैं, जो हमने की थी एग्जाम्पल 6x - x², ये किया था। और इसकी जो क्वाड्रेटिक स्क्वायर फॉर्म हमारे पास आई थी, माइनस ब्रैकेट x - 3² + 9। सो दिस वाज द क्वाड्रेटिक स्क्वायर फॉर्म। तो जब इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि यार, इफ़ यू ऑब्ज़र्व केयरफुली, यहाँ पे बच्चों माइनस का साइन है, इसका मतलब सैड फेस बनेगा, मैक्सिमम पॉइंट होगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम पॉइंट होगा आपका, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाहर 9, तो ये आपका वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसको इक्वल टू 0 करो, इस केस में भी 3 आएगा, ठीक है। तो इस कुड बी 3 and 9। और क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन में बाहर टेक्निकली कुछ भी नहीं लिखा, तो आपका वाई इंटरसेप्ट शुड बी 0, ठीक है। अच्छा, सो लेट्स मेक अ रफ स्केच, साथ साथ हमारी स्केचिंग भी थोड़ी बहुत हो जाएगी, ठीक है। दिस शुड बी, लेट्स सपोज दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 9, और ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। सो इट शुड बी समथिंग लाइक दिस, ये आपका सैड फेस बन जाएगा ऐसे, और ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री इस केस में भी हो जाएगी x = 3 के ऊपर, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। इसमें मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि वो अक्सर वो जो मैंने बताया था कुछ लोगों ने शॉर्टकट्स बनाए होते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 से। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी इक्वेशन आई या पेपर में कुछ दिया हुआ जिसमें कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अब x का साइन हमेशा चेंज नहीं करते। x कोऑर्डिनेट के लिए मैंने अभी क्या बताया था आपको, कि जो भी ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है इसको इक्वल टू 0 करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार इसके टर्निंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो आप क्या करोगे, 2x + 1 को इक्वल टू 0 करोगे ना, तो x का आंसर कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो जो भी इसका टर्निंग पॉइंट होगा, टेक्निकली मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इट इज़ -1/2 और साथ -5, ठीक हो गया। ये आपका एग्जाम्पल का जो मैंने आपको बताया लास्ट में मिनिमम पॉइंट, ये निकल आएगा, ठीक हो गया। सो दैट्स इट। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट नंबर 4 इज़ फिनिश्ड। ओके जी बच्चों, अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 पे चलते हैं, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। उसमें आपको 2 एग्जांपल से समझाऊंगा। ओ लेवल्स में तो आपने लीनियर इनइक्वालिटीज़ किया था, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। तो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे लिखी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x - 14, ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0। अच्छा, तो पहले तो ये मतलब समझ आना चाहिए कि यार ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मैं साइड पे एक नोट में लिखवाता हूँ, फिर बाद में एक्सप्लेन करूँगा। वी नीड टू फाइंड दोज वैल्यूज़ ऑफ x on which the curve
is above x-axis या y is positive। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। अब थोड़ी देर के लिए आप ओ लेवल्स याद करें, आप समझें कि आप यार एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व कर रहे। जब आप इसको सॉल्व करते हैं मिड टर्म ब्रेक से, -7x + 2x -14 0, x -7 और x + 2 आते हैं फैक्टर्स, x के दो आंसर आते हैं -2 और 7। आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है उसका सब्जेक्ट हमेशा y होता है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आपने बेसिकली y की जगह 0 डाल दिया, तो y0 बेसिकली ग्राफ के ऊपर किस एक्सिस के ऊपर होता है? x एक्सिस के ऊपर। इसका मतलब कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आंसर्स होते हैं उसके अंदर मतलब वो हमें क्या शो करते हैं, वो x के इंटरसेप्ट शो करते हैं। तो अगर मैं रफ सा स्केच करूँ ग्राफ को, तो ये वाली जो कर्व है, ये वाली, ये आपको काटेगी x एक्सिस को -2 पे और 7 पे। अब मेरी बात सुननी है, यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वो ये है कि अगर मैं इस कर्व के ऊपर ये कुछ पॉइंट्स लेता हूँ जो मैंने रेड वाले रीजन हाईलाइट किए हुए सारे के सारे, ज़ाहिर बात है इनके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई के। इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जो करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है वो पॉजिटिव है। अब सारे एग्री करेंगे कि सारे वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। जबकि मैं कुछ पॉइंट्स नीचे वाले रीजन पे हाईलाइट करता हूँ, ये ब्लू वाले, इनके ऊपर x की वैल्यूज़ के मुताबिक जो y वैल्यू है हर पॉइंट के ऊपर वो नेगेटिव है। आप चेक कर लें, y नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर जो इनइक्वालिटी थी बच्चों वो थी >0। तो इसका मतलब था कि मुझे ऐसा रीजन बताना था, यानी ऐसी x की वैल्यूज़ बतानी थी जिनके ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव है। और साइड पे नोट में लिखा है कि y की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब जनरली कि जहाँ पे ग्राफ आपका x एक्सिस से कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब इसको हम प्रॉपर वर्किंग के साथ सॉल्व करते हैं कि हमें एक्चुअल में चाहिए क्या था। सो लेट्स डू इट। आप यहाँ पे करोगे बच्चों मिड टर्म ब्रेक, -7x + 2x -14 इज़ ग्रेटर देन 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक की फैक्टराइजेशन की x -7 और x + 2 आ गया, ठीक है। इसके बाद आप अपनी आसानी के लिए एक रफ सा स्केच करेंगे, ये बना लें इस तरह आप x एक्सिस, ठीक है, ऐसे रफ सा x एक्सिस बना लें और ये एक स्माइली फेस ग्राफ बना लें। ये पॉइंट 7 x एक्सिस को काट रहा है और दूसरा पॉइंट है मेरे पास -2, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, आपने बच्चों वो रीजन लोकेट करना है जहाँ पे कर्व आपका >0 का मतलब x एक्सिस से कहाँ होगा, ऊपर। तो ये रीजन आपका ग्राफ का x एक्सिस से कहाँ पे, ऊपर। तो इस रीजन को इनइक्वालिटी में आंसर में लिखेंगे कैसे, ये 7 से कहाँ पे है, ये रीजन 7 से इस तरफ है और -2 से कहाँ है, इस तरफ। तो फाइनल आंसर क्या होगा, या x इज़ ग्रेटर देन 7 या x इज़ लेस देन -2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह लिखेंगे। इसमें ना एक कॉमन सी गलती होती है, वो बच्चे क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो देखते हैं कि जब वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना, तो बस वो 7 और 2 को वहाँ लिख के उधर लेके जाके लिख देंगे x इज़ ग्रेटर देन 7 एंड x इज़ ग्रेटर देन -2। तो ये गलत होता है। अभी मैंने आपको पूरी लॉजिक एक्सप्लेन की है कि आपने कौन सा रीजन लोकेट करना होता है और कैसे करना होता है। अब अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, x² - 5x - 14 इज़ लेस देन 0, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपने यही चीज़, सॉरी मैं इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़रा जल्दी हो जाएगा। तो इस केस में सिर्फ फ़र्क क्या पड़ता कि हम यहाँ पे द कर्व इज़ पहले अबव था, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस शुड बी नाउ बिलो x एक्सिस, और जो पहले y पॉजिटिव था अब y क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी x एक्सिस के नीचे वाला रीजन। तो आपने बाकी वर्किंग सारी वही की, आपने मिड टर्म ब्रेक किया, आपने फैक्टराइजेशन कर ली इस तरह करके, ठीक है। आपने जब रफ सा स्केच किया
ये बना लिया फॉर एग्जांपल आपने एक्स एक्सिस, इसको दोबारा थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है। ये आपकी ग्राफ बन गया, दिस इज़ -2, दिस इज़ 7। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो इनइक्वालिटी थी दैट वाज लेस देन 0, तो आपने तो वो रीजन लेना था जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस से नीचे है, जो कि ये रीजन है सारे का सारा, ठीक है। अब इसको आप इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखोगे कैसे, ये -2 से इधर है और 7 से इधर है, तो इसका मतलब है x शुड बी इन बिटवीन, ये लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 2, सो दैट्स योर फाइनल आंसर। तो इसका एक शॉर्टकट होता है जो मतलब मैंने इस तरह माइंड में रखा हुआ है कि जब भी इनइक्वालिटी में आ जाए ग्रेटर देन 0, तो बड़ी वैल्यू से हमेशा राइट साइड पे जाते हैं, छोटी वैल्यू से हमेशा लेफ़्ट साइड पे जाते हैं, और जब भी लेस देन 0 हो तो दोनों वैल्यूज़ के बीच का रीजन होता है, इन बिटवीन, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी, इस तरह आप याद रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते, लेकिन मैंने आपको पूरी एक लॉजिक बता दी कि एक्चुअल में होता क्या है। कि ग्रेटर देन 0 का मतलब है हम वो रीजन लेते हैं जहाँ पे एक्स एक्सिस से ऊपर की बात होती है, ये वाला, और लेस देन 0 में एक्स एक्सिस से नीचे वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2-3 तरह की वेरिएशन जो एग्जामिनर आपको तंग कर सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह उसके बाद चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, अब देखें फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आ जाए x² - 25 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करनी बच्चों आपने हमेशा फैक्टराइजेशन ही है। अगर 3 टर्म्स होंगे तो मिड टर्म ब्रेक, वरना आप आइडेंटिटी कर लग जाएंगे। इसके फैक्टराइजेशन क्या होती है, a + b × a - b, ये हो गया। ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तरीका वही रहेगा। इसके x के 2 आंसर्स क्या हैं, +5 और -5। तो आपने x एक्सिस बनाया, तो वो बनाने के बाद एक आंसर यहाँ पे -5 पे काट रहा है, एक दफ़ा +5 पे काट रहा है। अब क्योंकि आपने वो रीजन लेना जो ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये एक्स एक्स से ऊपर, तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 से ग्रेटर और -5 से लेसर। तो आइदर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और एक्स इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू -5, ठीक है जी। तो ये मेरे आंसर आ जाएंगे। करनी है आपने फैक्टराइजेशन ही है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4, अगर लिखा हो ऐसे x² + 6x इज़ लेस देन 0। 2 टर्म्स हैं, अब इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, कॉमन लेना पड़ेगा। x कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा x + 6। तो x के इसके जो 2 आंसर आएंगे बच्चों वो क्या आएंगे, एक -6 होगा और एक 0 होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में है लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब वो रीजन होगा बच्चों जो एक्स एक्सिस से कहाँ पे है, नीचे, ये वाला। तो इसका मतलब क्या होता है, -6 से बड़ा और 0 से छोटा, यानी x शुड बी इन बिटवीन 0 एंड -6, ठीक हो गया। और अगर फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन के अंदर, ये सिर्फ आपको ऐसी टेक्निक बता रहा हूँ कि अगर x² की टर्म नेगेटिव हो, जिस तरह लिखा हो -x² + 4x इज़ लेस देन 0, आपने कोशिश करनी है कि x² को हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो इधर उधर ले जाएं, x² -4x हो जाएगा, और इसको जब रीअरेंज करेंगे, यानी अगर 0 इस पूरी चीज़ से छोटा है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, x² - 4x इज़ ग्रेटर देन 0। तब आप फैक्टराइजेशन करें और आप ग्राफ स्केच कर लें। इसकी वजह ये थी कि जब माइनस होता है ना तो टेक्निकली ग्राफ भी आपको उल्टा बनाना पड़ता, तो उसकी कन्फ्यूजन से बचने के लिए अगर आप x² को हमेशा पॉजिटिव कर लेंगे ना तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी, एंड इट विल ऑलवेज बी ए स्माइली शेप ग्राफ, और आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ योर 5th कॉन्सेप्ट, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके जी, सो मूविंग ऑन टू द 6th कॉन्सेप्ट व्हिच इज डिस्क्रिमिनेंट। अब ये क्या होता है बेसिकली, अगर आपको ओ लेवल्स में आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला किया था वो याद हो, x = -b ± (√) b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो ये आपका जो है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला था, इसके अंदर जो ये चीज़ होती है b² - 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जी। दिस इज़ नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सेंस में कि बेसिकली ये जो नंबर होता है ये डिटर्मिन करता है, जो अंडर रूट के अंदर जो हाईलाइटेड है, कि आपकी इक्वेशन के 2 आंसर आएंगे, एक आंसर आएंगे, या कोई आंसर भी नहीं आएगा। क्योंकि देखें ना, अगर अंडर रूट के अंदर
यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आ जाए तो आप एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, तो यू गेट 2 आंसर्स। अगर यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाए तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे ज़ीरो आ जाए तो प्लस माइनस ज़ीरो तो करते ही नहीं, फिर एक ही आंसर आता है, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास 3 सिनेरियोज़ होते हैं, 3 केसेस। अब केस नंबर 1, तो केस नंबर 1 क्या होता है कि जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ है उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो उस केस में हमें पता चल जाता है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 2 रूट्स या 2 सॉल्यूशंस होंगे। रूट्स, सॉल्यूशंस, 2 आंसर्स, एक ही बात है, सबका मतलब एक ही है। केस 2, जिसका मैंने अभी डिस्कस किया कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी जो अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ है उसका आंसर 0 आ जाए, तो उसका मतलब 1 रूट, इसको एग्जामिनर कभी कभी वर्ड यूज़ करता है इक्वल रूट्स, या कभी कभी एग्जामिनर वर्ड यूज़ करता है रिपीटेड रूट। इस सब का मतलब होता है कि एक ही आंसर आएगा, ठीक है। दिस मीन्स यू विल ओनली गेट 1 आंसर। और केस नंबर 3 क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये होती है कि b² - 4ac, अगर आपका अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब होता है कि वो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि अंडर रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू वो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। अच्छा, अब इसके एग्ज़ाम में सवाल आते हैं ज़्यादातर जिसमें आपने क्वेश्चंस में शो करना होता है कि किसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हैं। शो करने का मतलब ये है कि यानी बताना है कि 2 आंसर है, एक आंसर है, या आंसर है ही नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है 2 मार्क्स का। इसमें एक छोटी सी वेरिएशन भी आती है जो आज के लेटेस्ट पेपर्स में आई है, वो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल में करवाऊँगा। अच्छा, अब देखिए जी, मैं आपको हर केस की एग्जाम्पल करवाता हूँ। वो कहता है शो दैट x² - 6x + 9 = 0 has 1 solution, ठीक है। अच्छा, अब जब इसमें शो करना होगा, तो जब भी आपने किसी भी इक्वेशन में शो करना है तो आपने क्या करना होता है, उस केस में आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट लेना होता है। तो क्या ये इक्वेशन अभी अपने क्वाड्रेटिक जो ओरिजिनल हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म के मुताबिक लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है, क्योंकि वो क्या होती है ax² + bx + c = 0। तो ये बिल्कुल लिखी हुई है उसी के मुताबिक। तो इसमें a आपका 1 है, b आपका -6 है, c आपका +9 है। तो जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लूँगा b² - 4ac, इसमें वैल्यूज़ डालूँगा, b is -6 का स्क्वायर, 4a is 1, c is 9। तो देखें इसका आंसर 36 - 36, तो आंसर क्या आता है 0। तो हमने अभी केस 2 में क्या पढ़ा है कि जब भी एक सोल्यूशन होता है तो इसका मतलब आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे 0 आ गया। तो फिर हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि सिंस b² - 4ac इज़ इक्वल टू 0, सो मेरे पास एक रूट या एक सोल्यूशन आ गया जो मेरा शो हो गया, ठीक। अच्छा, जो आपका केस नंबर 3 था, इसकी ना कुछ एग्ज़ाम वर्डिंग्स और भी होती हैं, मैं बताता हूँ। नो सोल्यूशन, या वो कहते हैं शो दैट द कर्व लाइज अबव या बिलो एक्स एक्सिस। ये अक्सर पास पेपर में ये वर्ड्स भी आए हुए हैं। अगर पूरी की पूरी कर्व देखें, फॉर एग्जांपल ये एक्स और वाई एक्सिस है, पूरी की पूरी कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है या नीचे है, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को काटेगी ही नहीं। तो जब कोई इक्वेशन या ग्राफ एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, इसका मतलब उसके सॉल्यूशंस नहीं होंगे, ठीक है। तो इस तरह भी पूछ सकता है। अब वो एग्जांपल नंबर 2 देखें, वो कहता है जी कि शो दैट द कर्व x²
माइनस 2x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 lies above the x axis। स्टेटमेंट का मतलब है कि यार इसके कुछ सॉल्यूशंस नहीं होंगे, मुझे शो करना है कि इसका x का आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट के मुताबिक a इज़ 1, b इज़ -2, c इज़ 7। तो जब मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट लूँगा तो b स्क्वायर -4, a इज़ 1, c इज़ 7। तो ये देखें 4 - 28, द आंसर इज़ -24। इसका मतलब अंडरूट के अंदर वाली चीज़ नेगेटिव हो जाएगी, जिसका मतलब है कि इसका आंसर नहीं आता। तो आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि सिंस b स्क्वायर -4 ac इज़ लेस दैन 0, सो नो सोल्यूशन या नो रूट्स, कुछ भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, एक केस 1 की भी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहता है शो दैट द कर्व x square -3x -5 equals to 0 has 2 real roots। अगेन इन क्वेश्चन में सिर्फ हमने शो करना है। तो जब हमने शो करना है यहाँ पे a 1 है, b -3 है, c -5 है। सो b स्क्वायर -4 ac, सो 9 + 20। तो अंडरूट के अंदर यानी डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ गया। तो आप लिखेंगे कि सिंस b स्क्वायर -4 ac इज़ पॉजिटिव, सो विल हैव 2 रूट्स। ठीक हो गया। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस है। एक थोड़ा सा हटके क्वेश्चंस है, हटके वो जो लेटेस्ट पेपर में आया उसको मैं स्टार लगा रहा हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है। अब वो कहता है, इस तरह का सवाल है, शो दैट x स्क्वायर प्लस k -2 इंटू एक्स -2k इज इक्वल 0। ये कर्व की इक्वेशन, लेकिन k मुझे नहीं पता। हैज़ 2 real roots for all values of k। यानी हमने क्या शो करना है कि 2 रूट्स का मतलब है कि इसके डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, अभी कैसे शो करेंगे क्योंकि k तो हमें नहीं पता, लेकिन हम उसी तरीके से चलेंगे इसको लेके। इसमें a 1 है बच्चों, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, इस केस में b इज़ k -2 और c आपका -2k है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं b स्क्वायर यानी k -2 होल स्क्वायर -4, a इज़ 1, c इज़ -2k। अच्छा जी, तो अब आप क्या करोगे, अगर इसको गौर से देखो आप, +8k, आप यहाँ पे पहुँच गए हो। इस सिचुएशन पे पहुँचने के बाद उसने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ k। आप चाहे k की वैल्यूज़ जो मर्ज़ी डालो, अभी आप इस सिचुएशन पे आके आप ये नहीं बता सकते कि इस चीज़ का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना, अगर आप k की नेगेटिव वैल्यूज़ डालते हैं तो इधर स्क्वायर की वजह से ये पूरी ब्रैकेट तो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये आंसर नेगेटिव होगा अगर आप k नेगेटिव डालते हैं। तो आप सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते कि यार, मतलब कमेंट तो नहीं कर सकते कि हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो आपको यहाँ पे ना फर्दर कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डील करें, आप इसको एक्सपैंड करेंगे। पहले जब इसको एक्सपैंड करेंगे k स्क्वायर -4k + 4 आ जाएगा +8k। सो k स्क्वायर ये बन गया k स्क्वायर + 4k + 4, ठीक है, ये बन गया। अगर आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, या फिर मैं आपको एडवाइस ज़्यादा करूँगा कि आप इसको कम्युनिटी स्क्वायर फॉर्म में ले जाया करें, वो हर सिचुएशन में फिट इन बैठता है यहाँ पे। तो जब इसको कम्युनिटी स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 का हाफ क्या होता है 2 + 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर करेंगे +4। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये बनता है k + 2 होल स्क्वायर। जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये कैंसिल हो जाएगा,
सो ये मेरा फाइनल आंसर आता है इसका। अब आप सोचें, जब मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, यहाँ पे मैं के की जो मर्ज़ी वैल्यू डालूँ, चाहे नेगेटिव डालूँ चाहे पॉजिटिव डालूँ, इस ब्रैकेट के ऊपर जो स्क्वायर लगे इसकी वजह से मेरा आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब ये एक लेटेस्ट तरह का सवाल है जो अक्सर पेपर में, कुछ पेपर्स में रिसेंटली आया भी है, इसी तरह का पैटर्न से मिलता जुलता, जिसमें आपको एंड पे कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो आप नोटिस कर लें कि यहाँ पे के की हर वैल्यू के ऊपर आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जो भी आपने आंसर निकाला ये आपका डिस्क्रिमिनेंट का आंसर ही है ना, तो आपका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। किसकी वजह से, क्योंकि k+2 के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। सो द कर्व will have 2 real roots। ठीक है जी, तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको मेंटली रेडी रहना चाहिए कि इस तरह का बड़ी स्क्वायर वाला मेथड भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था डिस्क्रिमिनेंट वाला, कॉन्सेप्ट 6। अब कॉन्सेप्ट 5 और कॉन्सेप्ट 6 आपस में मर्ज होके हमारे जो लास्ट कॉन्सेप्ट्स हैं 7 और 8 उसके अंदर यूज़ होंगे। सो इंशाल्लाह आप उस पर चलते हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 7। इसके अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक कर्व की इक्वेशन दी होती है और उसके अंदर एक कांस्टेंट होता है, कभी m कभी k, इस तरह करके ना। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिमिनेंट के डिफरेंट केसेस को यूज़ करके उस कांस्टेंट की वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। कभी इनइक्वालिटी में आंसर आता है, कभी इक्वल टू में आंसर आता है, वो चेक करते हैं। सो इसके कुछ एग्ज़ाम स्टेटमेंट से पहले मैं आपको वो लिखवा देता हूँ जिनको पढ़ते साथ आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपने किस सिनेरियो में कौन सी इनइक्वालिटी या कौन सा केस लगाना है। ठीक है, अच्छा, जब भी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 यूज़ करना होगा, तो एग्ज़ामिनर आपसे जो है वो क्या स्टेटमेंट्स बोलेगा कि जो नंबर 1 जो भी कर्व है इट हैज़ 2 रियल रूट्स। 2 रियल कभी कहते हैं 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। कभी कभी रूट्स का वर्ड यूज़ करेगा, कभी कभी सॉल्यूशंस का वर्ड यूज़ करेगा। मैं लिख देता हूँ सारे। कभी कभी ये भी कह सकता है कर्व कट्स द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। बात एक ही है, 2 सॉल्यूशंस का मतलब यही होता है। ठीक है, तो इन सिचुएशंस के अंदर आपने बेसिकली बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 लगाना है। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 आपने कब लगाना है, जब एग्जामिनर वर्ड यूज़ करेगा कि जो कर्व है जो भी है उसका 1 रूट, या वो बोलेगा रिपीटेड रूट, या वो बोलेगा इक्वल रूट्स। इन सब का मतलब एक ही है कि उस इक्वेशन का x का एक ही आंसर होगा। वो ये भी कह सकता है कि कर्व इज़ अ टेंजेंट टू x एक्सिस। ठीक है, यानी कर्व x एक्सिस को एक ही जगह पे टच करेगी, जिसका मतलब है कि x का एक ही आंसर होगा। ठीक है, तीसरा सिनेरियो जो लास्ट है, आपने लेस देन 0 कब लगाना है, लेस देन 0 आपने तब लगाना है जब वो बोलेगा कि कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, या वो कह सकता है कि उस कर्व के नो रूट्स या सॉल्यूशंस, या वो ये कह सकता है कि ये कुछ पेपर्स में स्टेटमेंट्स आई हुई हैं, कर्व लाइज अबव या बिलो एक्स एक्सिस। तो जब भी कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर या नीचे होगी बेसिकली पूरी की पूरी कर्व, तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, विच फर्दर मीन्स के आपके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम 3-4 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन किस तरह का आता है।
So starting off with the first one, find the set of values of k for which the curve kx square minus 2kx equals to minus 8 has two real roots. इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज़ में रख लें कि पूरे मैथमेटिक्स के अंदर जहाँ भी आपको ये वर्ड नज़र आए, सेट ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, इसके साइड पे मैं नोट लिखवा रहा हूँ. इस सेट ऑफ वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि आपका जो आंसर होगा वो हमेशा इनइक्वालिटी के फॉर्म में होगा. आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ एन इनइक्वालिटी. ठीक है जी. कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, अब मुझे के की ऐसी वैल्यूज़ बतानी है जिनको डालने से ये कर्व की जो भी इक्वेशन बनेगी उसके दो सॉल्यूशंस आएंगे जी. तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. सो पहले हम वो स्टेप्स में लिखवा देता हूँ आपको, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. सबसे पहला स्टेप होता है अरेंज द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. इस फॉर्म में आपने पहले इसको इक्वेशन को अरेंज करना है. स्टेप 2 में क्या करना है आपने, फाइंड a b c एंड अप्लाई डिस्क्रिमिनेंट. जब आप उसको अरेंज कर लेंगे तो डेफिनेटली ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी और फिर आपने डिस्क्रिमिनेंट को अप्लाई करना. अब मेरे पास जो इक्वेशन थी वो थी के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx इक्वल्स टू माइनस 8. इसको अगर मैं माइनस 8 को इस तरफ ले जाऊँ तो ये प्रॉपर अपनी फॉर्म में अरेंज हो जाएगी यहाँ पे. सो यहाँ से मुझे पता चल गया a इज़ k, b इज़ माइनस 2k एंड c इज़ 8. क्योंकि जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और कांस्टेंट आपका c होता है. अब क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स थी वो थी टू रियल रूट्स. तो टू रियल रूट्स का मतलब है दैट वाज केस नंबर 1. सो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने ग्रेटर देन 0 को अप्लाई करना है. अब b की वैल्यू माइनस 2k है, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ k, c इज़ 8 इज़ ग्रेटर देन 0. So 4k square minus 32k is greater than 0. यहाँ पे हम अगेन चैप्टर जो कॉन्सेप्ट नंबर 5 है उसको हम रीकैप करते हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है. तो हमेशा यहाँ पे करनी है फैक्टराइजेशन. यू विल टेक 4k एज कॉमन, यहाँ आएगा k माइनस 8 इज़ ग्रेटर देन 0. यहाँ से जो k के दो आंसर आते हैं, एक आएगा 0 और एक आएगा 8. तो कल आपको समझाया था कि ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या करते हैं, अगर ये आपका एक्स एक्सिस है, सॉरी ऐसे एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, 0 पे और 8 पे. क्वेश्चन में मेरे पास क्या है, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 में बेसिकली वो रीजन लेते हैं कि जहाँ पे आपकी कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर होती है. तो ये वाला रीजन, तो ये जो रीजन है जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, या 8 से वैल्यू बड़ी होगी या 0 से क्या होगी, छोटी. तो ये आपका फाइनल आंसर, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. ठीक है. तो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर जो मेरे पास ये वाली इक्वेशन थी, इसके अंदर k की वैल्यूज़ 0 से छोटी या 8 से बड़ी डालूंगा तो जो भी इक्वेशन बनेगी उसके हमेशा दो सॉल्यूशंस आएंगे. ये इसका मतलब था. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन 2 के अंदर यहाँ पे स्टेटमेंट ये है, फाइंड द सेट of values of k for which the curve 4x square
plus kx equals to -1 has no real roots. अच्छा, अब इसमें की पॉइंट ये है कि यहाँ पे कर्व के कोई रूट्स नहीं है, इसका मतलब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट शुड बी लेस देन 0. ठीक है, सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे अपनी फॉर्म के अंदर. ये आपकी इक्वेशन अरेंज होगी. ए आपका 4 मिला है, बी आपका k है, सी आपका 1 है. सो यू विल बी अप्लाइंग b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0. तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 इज़ लेस देन 0. अगेन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई यहाँ पे, जिसमें हमेशा हम फैक्टराइजेशन करते हैं. सो यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन करेंगे आप, सो दिस शुड बी k प्लस 4 इंटू k माइनस 4. तो जब दो आंसर आए हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं एक्स एक्सिस बना लूँ तो एक आंसर -4 आएगा, एक आंसर +4 आएगा. तो क्योंकि लेस देन 0 तो वो रीजन लेते हैं जो एक्स एक्सिस से कहाँ होता है, नीचे होता है. तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा कि जो k की वैल्यूज़ हैं 4 से छोटी होंगी और -4 से क्या होंगी, बड़ी होंगी. तो ये आपका आंसर आ गया. विल डू वन मोर एग्जाम्पल जिसमें हम केस नंबर 2 को, जिसमें इक्वल रूट्स होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं. फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा. एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ k for which the curve x square minus 5x plus 9 equals to k into 5 minus x has equal roots. अभी जो इक्वल रूट्स वाली एग्ज़ाम स्टेटमेंट है, मैंने आपको मतलब बताया था इसका, कि इसका मतलब होता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा. लेकिन पहले आपने इसको अरेंज करना है प्रॉपर फॉर्म में. ये अरेंज नहीं है अभी. सो इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट, दिस बिकम्स 5k minus kx. You bring all the terms to one side, plus kx plus 9 minus 5k equals to 0. जब भी याद रखिएगा यहाँ पे कभी किसी सिचुएशन में 2x आ जाएंगे तो आपको x कॉमन लेना पड़ेगा, बिकॉज x का कोफिशिएंट क्या होता है, b होता है. यू कैन टेक x एज कॉमन, अंदर आएगा -5 प्लस k, और c आपका ये पूरे का पूरा 9 माइनस 5k हो जाएगा. सो a मेरे पास 1 आया, b आया है k माइनस 5 और c आया है 9 माइनस 5k. सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पे जब मैं b की वैल्यू डालूँगा, k माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4a इज़ 1, c इज़ 9 माइनस 5k इज़ इक्वल्स टू 0. सो दिस बिकम्स k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 25 माइनस 36 प्लस 20k is equals to 0. So if you simplify it, k square plus 10k और plus 25 minus 36 minus 11 equals to 0. ये क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बन गई. इसकी जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे आप, सो k स्क्वायर प्लस 11k माइनस 1k माइनस 11 इक्वल्स टू 0. दो ब्रैकेट्स आएंगी, एक आएगी k प्लस 11 k माइनस 1. तो k के दो आंसर आएंगे जी फाइनल, एक 1 आएगा, एक माइनस 11 आएगा. अब अक्सर बच्चे एक वैलिड क्वेश्चन उठाते हैं कि सर इस क्वेश्चन का मतलब तो ये था कि हमारे पास इक्वल रूट्स का मतलब होता है कि एक आंसर आना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो दो आंसर आए हैं. तो बच्चे याद रखिएगा, रूट्स का मतलब होता है x के आंसर्स, सॉल्यूशंस. ठीक हो गया. ये मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यूज़ आई हैं. अब इसका मतलब ये है कि जब भी इस इक्वेशन के अंदर, ये जो मेरे पास ये ओरिजिनल इक्वेशन है, इसके अंदर k की जगह जब मैं 1 डालूंगा या मैं -11 डालूंगा, तो जो भी इक्वेशन बनेगी उसका एक सोल्यूशन आएगा. ठीक है ना. तो चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना. सो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट 7 ख़त्म हो गया. ओके जी, कॉन्सेप्ट नंबर 8,
जिसके अंदर आपने दोबारा एक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होती है। कभी वो जो कांस्टेंट है वो लाइन की इक्वेशन में दिया होता है, कभी वो कर्व की इक्वेशन में दिया होता है, और यूज़ हमने डिस्क्रिमिनेट करना होता है। अब इसके ना कुछ केसेस हैं, 4 केसेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। केस 1 में ये हो सकता है कि एग्ज़ाम की वर्डिंग्स में ये कहे कि लाइन और कर्व आपस में 2 पॉइंट्स पे काटते हैं या 2 सॉल्यूशंस है, 2 रियल रूट्स हैं, तब आपने क्या यूज़ करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। कैसे यूज़ करना है वो मैं आगे बताता हूँ। केस 2 में ये हो सकता है कि लाइन और कर्व एक दूसरे के टेंजेंट हैं, यानी एक पॉइंट है, एक सोल्यूशन है, तो उस केस में आपने क्या यूज़ करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0। कभी कभी ऐसा होगा एग्जामिनर वर्ड यूज़ करेगा कि उनका कोई सोल्यूशन नहीं है, वो नहीं काटते एक दूसरे को, नो पॉइंट्स इन कॉमन, तो आपने क्या यूज़ करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0। ठीक है, तो इसका एक स्पेशल केस भी है जिसका मैंने रेफ़र किया था कि 4 केसेस हैं, केस नंबर 4। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर, आजकल लेटेस्ट पेपर में 2 दफ़ा सवाल आया, एग्जामिनर वर्ड यूज़ करता है कि लाइन मीट्स द कर्व। जब भी लाइन और कर्व आपस में मीट करेंगे, इस पे यहाँ पे उसने स्पेसिफाई तो नहीं किया कि एक पॉइंट पे या 2 पॉइंट पे मीट करेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका स्पेशल केस है, क्योंकि मीट का मतलब होता है कि वो एक पॉइंट पे मीट कर सकते हैं और 2 पॉइंट पे मीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम हर केस का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। सो एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। Find the value of k such that the line y minus x equals to k is a tangent to the curve. इसको पार्ट ए कर लेते हैं। इज टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये क्वेश्चन है, तो इसके पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवाए दूँ, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइन इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व। ज़ाहिर बात है ये हमें बताएगा कि हमने कौन सा केस यूज़ करना है, तो उससे पहले मैं आपको स्टेप्स लिखवा दूँ। सबसे पहले आप क्या करते हैं, स्टेप 1 में इक्वेट द लाइन एंड कर्व, दोनों इक्वेशंस को आपने इक्वल पुट करना होता है, इक्वेट करना होता है, यानी सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, यानी इक्वल y को सब्जेक्ट बना के दूसरे में पुट कर दें, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, एंड अरेंज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपने इसको अरेंज करना होता है। ठीक है, सेकंड स्टेप के अंदर उसी तरह के जो पिछले कॉन्सेप्ट में था कि आपने ABC करना होता है, और फिर आपने डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन आपने डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई कर देना। ठीक है, तो 90% वही काम है, सिर्फ पहला स्टेप डिफरेंट है कि आपने दोनों को इक्वेट करना है। तो अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाऊँ तो वो बन जाएगा x प्लस k, और उधर y सब्जेक्ट बना हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। सो इफ़ आई अरेंज इट प्रॉपरली, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 माइनस k इक्वल्स टू 0, ये मेरे पास आ गई फाइनल फॉर्म। अब इसमें a मेरा 1 है बच्चों, b है 4, c है 2 माइनस k। अब मुझे यहाँ पे लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे क्या लगेगा, बिकॉज क्वेश्चन में हाईलाइटेड है कि टेंजेंट टू द कर्व यानी इक्वल टू 0 होगा, तो b इज़ 4 का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ 1, c इज़ 2 माइनस k इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 8 प्लस 4k इक्वल्स टू 0, तो 4k इज़ इक्वल्स टू माइनस 8, तो k का आंसर आ जाता है हमारे पास -2। अब इस केक का जो आंसर है इसका मतलब ही समझना है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं के की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में डालता हूँ यहाँ पे ऊपर, तो ये जो लाइन बनेगी ये और ये कर्व आपस में एक पॉइंट पे काटेंगे हमेशा, ये मतलब होता है इस चीज़ का। ठीक है, अच्छा, अब कभी कभी एग्ज़ाम में वो ये भी कह सकता है कि चलें वो पॉइंट आप निकाले भी कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, इसीलिए इसका पार्ट बी कर सकते हैं। वो एग्ज़ामिनर इस तरह वर्ड यूज़ कर सकता है, for this value of k, find
द पॉइंट एट विच दे मीट, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, मुझे उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी मुझे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। अब दो तरीके हैं, या तो मैं ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर इधर के की वैल्यू डाल दूँ और उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूँ, इक्वेट करूँ। ये ज़रा लेंथी काम है। देखिए, इक्वेट तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ था और आपने उसको सिंप्लीफाई भी किया हुआ था। तो मेरी एडवाइस ये होगी कि जब आपने इक्वेट करके सिंप्लीफाई कर दिया था ना, तो ये इक्वेशन होती है ना, ये वाली, जिसको आप मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट से बिल्कुल पहले वाली होती है, आप वहाँ पे ना के की वैल्यू डाल दें, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो अगर मेरी जो इक्वेशन थी x² + 4x + 2 माइनस के की जगह मैं डालता हूँ -2, जो मेरा आंसर है = 0, ये बन जाएगा x² + 4x + 4। इफ़ यू सिंप्लीफाई दिस, इसको आप मिड टर्म ब्रेक करेंगे ना, तो ये ऐसे आएगा x + 2 × x + 2। तो दोनों केसेस में x का एक ही आंसर आएगा विच इज़ -2, और आपको 100% श्योर हो जाएगा कि आपका आंसर ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन का मतलब ये था कि उन्होंने एक पॉइंट पे मीट करना था। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट ना, तो एक x आएगा। अब y कैसे आएगा? इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में डाल दें, मैं फर्स्ट वाली में डाल देता हूँ, तो x मेरा कितना है -2। तो अब मेरा इक्वेशन थी y - x = k था ना, k विच इज़ -2, तो x वॉज -2 ना, तो y आएगा मेरे पास यहाँ पे -4। तो इसका मतलब है कि जिन पॉइंट्स पे उन्होंने मीट करना था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? -2 और -4। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया केस नंबर 1 का, या सॉरी केस नंबर 2 का एक एग्जाम्पल सॉल्व होगी। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कहते हैं फाइंड द set of values of k for which the line y is equals to kx minus 1 cuts the curve y is equals to x squared minus 2x at 2 points। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हाईलाइट कर लेते हैं पहले, कि कर्व लाइन को काटती है कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे। 2 पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो क्या होगा? > 0। तो सबसे पहला काम दोनों को इक्वेट करना है। सो kx - 1 = x² - 2x। सेकेंड स्टेप, उनको आपने एक फॉर्म में अरेंज करना है, -kx + 1 = 0। 2x हैं तो कॉमन ले लेंगे, यू विल टेक -x एज कॉमन, अंदर आ जाएगा 2 + k + 1 = 0। आप -x की बजाय +x भी कॉमन ले सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता, डजेंट मैटर। a इज़ 1, b इज़ माइनस के साथ आएगा 2 + k एंड c इज़ +1। ठीक है, तो अब इसमें जब आप डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे यहाँ पे b² - 4ac इज़ > 0, तो अब इसके अंदर यहाँ पे जब b का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे -2 + k का होल स्क्वायर, -4a इज़ 1 एंड c इज़ 1 इज़ > 0। माइनस का स्क्वायर ऑटोमेटिकली प्लस होता है, सो इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट, आइडेंटिटी लगाएंगे a² + 2ab + b², ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। अल फैक्टराइज, यहाँ पे k कॉमन लूँगा, अंदर बचेगा 4 + k इज़ > 0। यहाँ से दो आंसर जो टेक्निकली आते हैं, वो एक आता है 0 और एक आता है -4। तो आपको पता है कॉन्सेप्ट 5 में हम पढ़ चुके हैं, -4 और 0 क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है। हमें क्योंकि इनइक्वालिटी में > 0 है, तो वो रीजन लेते हैं जो x एक्सिस से कहाँ होता है? ऊपर। तो ऊपर वो जो रीजन होगा उसका फाइनल आंसर क्या होगा? या k की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, या k की वैल्यू -4 से छोटी होगी। सो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट 8 ख़त्म हो गया। अभी हम कुछ पास पेपर क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें मैं हर कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को टच करूँगा, ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द पास पेपर्स नाउ। ओके जी, पहला क्वेश्चन करते हैं। ये मई जून 18 का क्वेश्चन है। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज x² - 6x + k
जिस जहाँ पे के एक कॉन्स्टेंट है, वो कहता है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द होल कर्व लाइज अबव द एक्स एक्सिस। देखिए कॉन्स्टेंट भी निकालना है और आपने ऐसी वैल्यूज़ निकालनी है जहाँ पे कर्व एक्स एक्सिस से ऊपर है। तो ये मैंने जो आपको एग्जाम स्टेटमेंट्स लिखवाई थी कॉन्सेप्ट नंबर 7 के अंदर, इसका मतलब था कि आपने क्या अप्लाई करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0। इक्वेशन प्रॉपर्ली अरेंज हुई हुई है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -6 है, सी की वैल्यू k है, आपने से पुट करना है इसके अंदर। सो b इज़ -6 का होल स्क्वायर -4a इज़ 1, c इज़ k इज़ लेस दैन 0। So 36 minus 4k is less than 0. 36 is less than 4k. So 36 को 4 से डिवाइड करें, 9 is less than k, यानी k is greater than 9। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, 2 नंबर का सवाल था। यानी अगर आप इस इक्वेशन के अंदर k की वैल्यू 9 से बड़ी डालेंगे तो ये कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। आपका ये क्वेश्चन था पहला। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व। कॉन्सेप्ट 8 आ गया जी, अभी हमने सीखा है। तो जब आपने लाइन और टेंजेंट को आपस में देखना है कि वो लाइन और कर्व आपस में टेंजेंट है, तो इसका मतलब होता है कि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 यूज़ करेंगे। तो पहला स्टेप क्या था, इक्वेट करना है। उसकी इक्वेशन है कर्व की एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के, यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाए, ये बनेगा 7 माइनस 2x। ठीक हो गया। यू ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड, -4x प्लस के माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको a पता चल गया 1 है, b है -4 एंड c इज़ k -7। सो b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4a इज़ 1, c इज़ k -7 इज़ इक्वल्स टू 0। 16 -4k प्लस 28 इज़ इक्वल्स टू 0। तो 16 प्लस 28 आपका होता है 44 इज़ इक्वल्स टू 4k। तो k का आंसर क्या आया, 11। इसका मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था कि इसका मतलब ये है कि अगर आप ओरिजिनल कर्व के अंदर k की वैल्यू क्या डालते हैं, 11, जो आपका आंसर आया, तो वो कर्व और ये लाइन एक पॉइंट पे हमेशा काटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था टेंजेंट टू द कर्व। ठीक हो गया, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर का कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा आपका। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप आपको पता है, हमेशा आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यू विल टेक 3 एज कॉमन। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x। 4 का हाफ क्या होता है जी, एक्स का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हाफ करके उसके स्क्वायर को प्लस करते हैं और माइनस करते हैं, लाइक दिस, एंड प्लस 7 बार। फिर जो ब्रैकेट के अंदर की 3 टर्म्स होती हैं पहले वाली, ये तीनों टर्म्स ये वापस चली जाती हैं आइडेंटिटी के अंदर। तो क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो इट विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर, विच इज़ a आपका x है, b आपका 2 है, ये आ जाएगा -4 प्लस 7। सो इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट एंड सिंप्लीफाई, -12 प्लस 7, सो ये आपका आएगा 3 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर -5। तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर भी यहाँ पे रिकैप हो गया। ठीक है जी, अब देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये है कॉन्सेप्ट 8 ही है, एक ये भी कर लेते हैं। Find the set of values of a for which the line and the curve meet at 2 distinct points। तो 2 distinct points का मतलब आपका पता है, दिस इज केस नंबर 1, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो आपने पहले स्टेप में दोनों को इक्वेट करना है, ax प्लस 3a। इफ़ यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ax स्क्वायर प्लस 3ax हो जाएगा। यू ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड, ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस केस में a आपका a ही है, b आपका 3a है एंड c इज़ प्लस 2। सो b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। तो b की जगह आएगा 3a का स्क्वायर माइनस 4, a इज़ a, c इज़ 2 इज़ ग्रेटर देन 0। 9a स्क्वायर माइनस 8a इज़ ग्रेटर देन 0। यहाँ पे रिमेंबर प्लीज़ फैक्टराइजेशन करनी है, यानी a कॉमन लेना है, तो 9a माइनस 8 आ जाएगा। तो a के वैसे दो तो आंसर आते हैं 0 और 8/9। तो जब मैं इनइक्वालिटी सॉल्व करूँगा तो आपको पता है कि इसका मतलब ये होता है कि 0 और 8/9 यहाँ पे आ गया, क्योंकि ग्रेटर देन 0 था, तो वो रीजन होगा जो एक्स एक्सिस से कहाँ होता है, ऊपर। तो फाइनल आंसर क्या होगा, या a की वैल्यू 0 से कम है या 8/9 से बड़ी है जी। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, चलें अब हम ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें आपका सॉल्विंग
साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी और कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो दोनों इकट्ठे आते हैं। देखिए क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी दोनों को इक्वेट करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एक कर्व की इक्वेशन एक्स की पावर 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू दूसरे की पावर एक्स की पावर 1/3 प्लस 1। सो इफ़ यू ब्रिंग ऑल द टर्म्स टू वन साइड, माइनस एक्स की पावर माइनस 1/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। अगर आप इक्वेशन को गौर से देखें, आपने इस तरह की इक्वेशन तो सॉल्व नहीं की हुई, तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 3 में समझाया था कि जब भी पावर्स एक दूसरे का डबल होती हैं, देखिए 1/3 जो होता है, 1/3 को अगर मैं डबल करूँ तो क्या बनता है 2/3 सॉरी। तो जब भी 1/3 का डबल 2/3 यानी पावर्स डबल होती हैं, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आप आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो भी छोटी पावर है, मैंने आपको बताया था जो इस केस में x की पावर 1/3 है, इसको आप a ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप a ले लेंगे, तो इसका मतलब आपकी जो पूरी इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी a² माइनस a माइनस 2 इक्वल टू 0। सो मैं मिड टर्म ब्रेक कर रहा हूँ, वो मेथड आपको पूरा शो करना पड़ेगा। तो a माइनस 2 एक फैक्टर आएगा, एक आएगा a प्लस 1। तो a के दो आंसर आते हैं 2 और एक आता है -1। अब मुझे जो वापस मेरी सब्स्टिट्यूशन थी, मुझे उसको यूज़ करके, मुझे तो ओरिजिनल इक्वेशन x की थी ना, तो मुझे तो x का आंसर निकालना पड़ेगा। सो आई कैन से दैट x की पावर 1/3 एक दफ़ा 2 के इक्वल है और x की पावर 1/3 मेरे पास -1 के इक्वल है। तो जब आप 1/3 को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे, यू विल टेक क्यूब ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप क्यूब लेंगे। तो एक आंसर आएगा 8, ठीक है, और एक आंसर -1 का क्यूब इज़ -1। क्वेश्चन में जो वर्डिंग्स थी वो थी कोऑर्डिनेट्स, तो यानी आपको y की वैल्यू भी निकालनी है। तो मैं ये x की वैल्यूज़ दोनों उठा के ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है यहाँ डाल देता हूँ यहाँ पे। तो जब x की पावर 1/3 का आंसर 2 है, तो आप नोटिस करेंगे कि y का आंसर 3 आएगा, और जब आप x की -1 डालेंगे तो y का आंसर आएगा 0। तो जब आप कोऑर्डिनेट्स लिखनी है तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, 8 and 3 एंड -1 and 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है जी। तो इसमें आपकी साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी होंगी, और इसमें जो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन था जिसके अंदर कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर पावर्स एक दूसरे का डबल होती हैं, तो वो चीज़ भी आपकी कवर अप हो गई यहाँ पे, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी मोरलेस आपको इसी तरह के सवाल मिलते हैं पास पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो एक आध सवाल कोई और कर लेते हैं जिसमें चीज़ें अगर थोड़ी सी चलें। ये लाइन ऑफ सिमेट्री वाला मिनिमम पॉइंट वाला भी क्वेश्चन आ गया, ये भी कर लेते हैं, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा, पहले पार्ट में कहता है जी एक कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। तो डेफिनेटली यू विल टेक 2 एज कॉमन, x² माइनस 5x, 5 का आप कितना होता है जी प्लस 5/2 स्क्वायर करेंगे और -5/2 स्क्वायर करेंगे और प्लस 8 आ जाएगा। सो ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स है ये चली जाएंगी ना, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 8। सो 2 इंटू एक्स माइनस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25/2 हो जाएगा प्लस 8। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, -25/2 होता है टेक्निकली -12.5। तो -12.5 में जब आप 8 ऐड करें तो -4.5 यानी ये -9/2 बन जाएगा। तो ये आपका पहले पार्ट का आंसर है। एंड यूज़ योर आंसर टू स्टेट द मिनिमम वैल्यू, यानी मुझे मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब जो मिनिमम पॉइंट होता है, मैंने आपको उसका तरीका बताया था कि जो बाहर वाला नंबर होता है वो आपका y कोऑर्डिनेट है यानी -9/2, और जो x पॉइंट है वो अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ है उसको इक्वल टू क्या करते हैं हम 0। तो जब आप इस पूरी चीज़ को इक्वल टू 0 करेंगे तो x का आंसर आएगा 5/2। लेकिन अगर क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें, उसने कहा मिनिमम कोऑर्डिनेट्स नहीं, मिनिमम वैल्यू निकालनी। मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है बच्चों सिर्फ y की वैल्यू। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगी आपकी -9/2, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर है। मिनिमम वैल्यू का मतलब सिर्फ y का आंसर होता है। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट 7 आ गया, एक ही कर्व की इक्वेशन दी हुई उसमें से कांस्टेंट निकालना है, तो उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा अपनी प्रॉपर फॉर्म के अंदर। सो 2x² माइनस 10x माइनस kx प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो आपने -x कॉमन लिया, अंदर बचा 10 प्लस k प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो a आपका 2
b आ गया माइनस के साथ 10 प्लस k, c आ गया 8। तो क्योंकि आपने करना है b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, तो यहाँ पे b स्क्वायर जब करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अभी के देख लेते हैं, -4a इज़ 2, c इज़ 8 इज़ लेस दैन 0, सो 100 प्लस 20k प्लस k स्क्वायर माइनस 64 इज़ लेस दैन 0, सो k स्क्वायर प्लस 20k प्लस 36 इज़ लेस दैन 0। तो इसकी जब मिड टर्म ब्रेक करेंगे आप, 18k प्लस 2k आ जाएगा, एक फैक्टर आएगा k प्लस 18, एक आएगा k प्लस 2। तो वैसे दो आंसर आते हैं -2 और -18, तो -18 पीछे आएगा, -2 यहाँ पे होगा, क्योंकि इक्वेशन में रीजन लेस दैन 0 है, तो लेस दैन 0 में हमेशा एक्स एक्सिस से नीचे वाला रीजन आता है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, k इज़ लेस दैन -2 एंड ग्रेटर दैन -18। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो ये हमने कुछ पास पेपर क्वेश्चंस भी कर लिए। आई होप क्वाड्रेटिक्स आपको क्लियर हो गया होगा। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।